हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मल न्यूट्रोफिल हैव एन एवरेज लोब। तो यहाँ पर बताना है कि जो सामान्य न्यूट्रोफिल होते हैं उनकी औसत लोब कितनी होती है। तो आपने जब भी न्यूट्रोफिल का जो डायग्राम देखा होगा वो डायग्राम आपको इस प्रकार से देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आप देख के तो बता सकते हैं कि इसमें कितने लोब हैं, पर इस प्रकार का डायग्राम आपको पूछेगा नहीं। क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से दिया जाएगा कितने लोब हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि एक लोब हमको ये वाला दिखाई दे दिया, ये एक लोब, दो लोब और ये 3 लोब। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि सामान्यतः न्यूट्रोफिल में 2 लोब यहाँ पर मौजूद, 3 लोब हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब 3 लोब हो जाएंगे। पर क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोब तक हो सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो वहाँ पर अपने को 2 से 6 लोब लगाना है। कितने? 2 से 6 लोब। कई बार 2, 3, 4, 5, 6, तो इस प्रकार से यहाँ लगाना होता है। पर औसत पूछा जाता है कि एक सामान्य क्राइटेरिया में रखकर जनरली, तो उसमें अपने को 3 लोब यहाँ पर लगाना होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूट्रोफिल हु हैज़ मोर लोब इज कॉल्ड। अब अगर ज़्यादा 2 से ज़्यादा न्यूट्रोफिल में अगर हमको लोब दिखाई दे दिए तो उस कंडीशन को अपन क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या कह के बुलाएंगे, मतलब उस चीज़ का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर होला कि सेनाइल सेल बोला जाएगा, एसएफ बोला जाएगा, स्टेप बोला जाएगा, या फिर ऑल ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल का जो है वो ज़्यादा लोब उसमें दिखाई दे रहे हैं तो उसको अपन क्या कह के बुलाएंगे, तो वहाँ पर सेनाइल जो लोब होता है वो कह के उसको बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आपको रटना भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है कि डायमीटर ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। अब आपने देखा होगा कि जो लिम्फोसाइट है ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी की 5 कोशिकाएं होती है, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। तो जो लिम्फोसाइट है ये सबसे स्मॉल सेल आपकी मानी जाती है ना। और सबसे लार्ज मतलब बड़ी सेल आपकी कौन सी मानी जाती है? मोनोसाइट। तो यहाँ पर स्मॉल लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है ना। जो लिम्फोसाइट है 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल होती है और एक बड़ी वाली लार्ज होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो छोटी वाली आपकी लिम्फोसाइट है, स्मॉल लिम्फोसाइट, उसका डायमीटर कितना होता है। यहाँ पर बताना है कि 2 से 4 माइक्रोन होगा, या 6 से 10 माइक्रोन होगा, या फिर 12 से 16 माइक्रोन, या फिर 16 से 18। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो माइक्रोन किस होगा ये 6 से 10 माइक्रोन तक अपना होगा। अब यहाँ पर स्मॉल पूछा गया है। अब यहाँ पर लार्ज लिम्फोसाइट का पूछा जाता, तो लार्ज लिम्फोसाइट का होता हमारा 10 से 16। ठीक है, 10 से 16। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या बताते? 25 से 40%। ओके। पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आप क्या बताते? लिम्फोसाइट। तो इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारे कवर हो जाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी % ऑफ लिम्फोसाइट पॉपुलेशन इन ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। अभी हमने बताया था कि जो लिम्फोसाइट है डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका है। अब ये डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका तो है आपके लिम्फोसाइट, पर लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है। एक को हमने बोला स्मॉल लिम्फोसाइट और एक को हमने बोला लार्ज लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर बताना है कि जो ये स्मॉल लिम्फोसाइट है हमारी, इसका परसेंटेज कितना होता है कंपेयर किया जाए किससे? लार्ज लिम्फोसाइट से। तो यहाँ पर इनका जो परसेंटेज होता है वो स्मॉल परसेंटेज होता है हमारा स्मॉल लिम्फोसाइट का 60 से 90% तक। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी % ऑफ द लिम्फोसाइट पॉपुलेशन इन द स्मॉल लिम्फोसाइट। तो टोटल लिम्फोसाइट आपके कितने होंगे? 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% है ना।
तो इसमें से 60 से जो 90% तक है वो आपका स्मॉल लिम्फोसाइट होगा, और बचा जो हमारे कितने यहाँ से 10 से 40% तक जो हमारे हैं, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? 10 से 40% ये हमारे हो जाएंगे लार्ज लिम्फोसाइट। ओके, 10 से 40%। तो बड़ा पूछा तो 10 से 40 लगाना है, छोटा पूछा तो 60 से 90% लगाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सब एग्जामों में बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि WBC की नॉर्मल रेंज बता दो, छोटी कोशिकाएं बता दो, बड़ी कोशिका बता दो, ऐसे नहीं। अब क्वेश्चन इस प्रकार के लेवल पर आ गए हैं, इनको डिफाइन कर दिया दो प्रकार से, एक को बोल दे स्मॉल, एक को बोल दिए लार्ज। तो स्मॉल का परसेंटेज कितना है, लार्ज का परसेंटेज कितना है, इस प्रकार के मॉडरेट क्वेश्चन। अब कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा एक हाई लेवल पे जाते जा रहा है। तो इस प्रकार की स्टडी हमको करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिटस लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब कि इसमें एक बेबी है, एक बच्चा है, जिसकी बॉडी में जो है लिम्फोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो जो बच्चा है, छोटा है, फिटस है, तो उसकी बॉडी में जो लिम्फोसाइट है वो यॉर्क सैक में भी बनेगी, थाइमस में भी बनेगा, लीवर में भी बनेगा, बोन मेरो में भी बनेगा और स्प्लीन में भी बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यॉर्क सैक आता है तो क्लीन हो जाएगा यॉर्क सैक भी, लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो या फिर थाइमस, ये सारे जो हैं इनके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको अगर इस प्रकार का देखने को मिलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको हिंदी में समझते हैं। असामान्य लिम्फोसाइट, मतलब सामान्य लिम्फोसाइट नहीं है उसकी, असामान्य लिम्फोसाइट है ना, जिसका साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म आपको मालूम होगा, साइटोप्लाज्म जो चीज अंदर पाई जाती है सेल की उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, असामान्य लिम्फोसाइट जिसका साइटोप्लाज्म के साथ अत्यधिक लाल रंग, अब बात क्या हो रही है, अत्यधिक लाल रंग की हो जाती है, तो उसको बेसिकोपन कहा जाता है या फिर क्या कहा उसको जाएगा। तो यहाँ पर अपने को बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक आपके पास जो लिम्फोसाइट है, ये आपकी लिम्फोसाइट आपके पास है। अब ये लिम्फोसाइट आपकी तो इस प्रकार की है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये ज़्यादा ही रेड कलर आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का रेड कलर इसके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा ही आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो लिम्फोसाइट है उसको आप क्या टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ होगी या फिर क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो देगा कि बी लिम्फोसाइट, ये तो होगा नहीं। न्यूट सेल, तो हमने अभी पढ़ा कि न्यूट सेल हमने किसको कहा, ठीक है। लार्ज लिम्फोसाइट होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बता रहे हैं हमको, किसको बोला जाएगा, पायरोनिनफिलिक सेल। कौन सा सेल, पायरोनिनफिलिक सेल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिम्फोसाइट दैट लैक बोथ टी एंड बी सेल मार्क आर कॉल्ड। मतलब वे लिम्फोसाइट इसमें टी और बी कोशिका मार्कर दोनों की कमी हो जाती है, उसको क्या कहेंगे। तो देखिए हर कोशिकाओं में जो है मार्कर मौजूद होते हैं, तो उसमें जो टी और बी लिम्फोसाइट के जो मार्कर हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को यहाँ पर कहा जाता है न्यूट सेल। कौन से सेल, न्यूट सेल। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको अगर देखने को मिलते हैं तो आप क्या लगाएंगे, जहाँ टी और बी कोशिकाओं में मार्करों की कमी हो जाती है, ऐसे सेल्स को हम न्यूट सेल कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच लिम्फोसाइट इज यंगर, और आपको बताना है कि कौन सा जो लिम्फोसाइट है वो यंगर है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कौन सा जो है लार्ज लिम्फोसाइट जो होता है, कहाँ गया लार्ज, ये जो है आपका यंगर होता है। कौन सा, लार्ज लिम्फोसाइट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब कई लोगों को जिनने वीडियोस नहीं देखी है, जिनने ये स्टडी नहीं किया कि विच लिम्फोसाइट इज यंगर,
तो उसको नहीं मालूम कि लार्ज लिम्फोसाइट को ही यंगर लिम्फोसाइट कहा जाता है। एग्ज़ाम में आ जाता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, तो जिन्होंने पढ़ लिया तो उनको मालूम है कि 2 टाइप की होती है, कि लार्ज एक स्मॉल। और जिन्होंने एग्ज़ाम में अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट, तो जिनने हमारा वीडियो देखा उनको मालूम चल गया कि 60 से 90% तक स्मॉल लिम्फोसाइट का परसेंटेज होता है। बाकी 10 से 40% तक किसका होता है, 10 से 40% तक लार्ज लिम्फोसाइट का होता है। अब जिसने वीडियो देख लिया उसको तो जानकारी मिल गई कि हाँ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वीडियो में हमें देखे एग्ज़ाम में आता है तो ये चीज़ें करेक्ट हमसे हो जाती है। तो जब भी स्टडी करते हैं आप या फिर वीडियोस देखते हैं तो जो चीज़ समझ ना उसको नोट्स बना के लिखते जाइए, उसको 1 से 2 बार या 3 बार स्टडी करते जाइए, तो चीज़ें एग्ज़ाम आते तक आपके दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि वो कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन है कि इन विच टिश्यू लिम्फोसाइट आर नॉट फाउंड, मतलब किस ऊतक में लिम्फोसाइट नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जहाँ पर लिम्फोसाइट नहीं पाया जाता। तो लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यू में तो पाया जाएगा क्योंकि यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, थाइमस से ही प्रोड्यूस होगा आपका, है ना। लार्ज लिम्फोसाइट तो इसका पार्ट ही है, मतलब ये टिश्यू ही है। तो एग्ज़ाम में आता है तो अपने को बताना है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर लिम्फोसाइट नहीं पाया जाता। याद रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इंक्यूजन बॉडी इज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल ऑफ नॉर्मल फीमेल बट नॉट मेल। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से प्रकार का न्यूट्रोफिल है जो महिलाओं में तो पाया जाता है पर पुरुषों में मौजूद नहीं होता। कौन सा न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पर बताना है, थोड़ा हिंदी में सकते हैं, किस प्रकार का समावेशिक शरीर सामान्य महिलाओं के न्यूट्रोफिल में मौजूद होता है लेकिन पुरुषों में नहीं होता। तो आपको मालूम है कि जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें जो 22 क्रोमोसोम हैं वो मेल और फीमेल में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मेल और मेल में। पर एक क्रोमोसोम होता है जो डिफाइन करता है कि व्यक्ति नर होगा, मादा होगा, लड़की होगी या फिर लड़का होगा। कौन सा क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम पूछता है कि जो 22 क्रोमोसोम दोनों समान होते हैं इसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम बच रहा है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर जो महिलाओं में होता है XX, तो यहाँ पर इनकी संख्या एक और बढ़ जाती है तो ये XXX हो जाती है। तो जो असामान्य रूप से बढ़ने वाली क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, तो वो महिलाओं में बढ़ रही है तो उस क्रोमोसोम को बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलते हैं? बार बॉडी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा सामान्य महिलाओं के न्यूट्रोफिल में मौजूद होता है लेकिन पुरुषों में नहीं पाया जाता, तो वो बार बॉडीज होते हैं। क्योंकि पुरुषों में बार बॉडी ना होने का कारण इसमें जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, महिलाओं में पाए जाने के लिए इसमें XX होते हैं, तो यहाँ पर ये XXX हो जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिम्फोकाइनेस। अब लिम्फोकाइनेस का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये आपको बताना है। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट्स की जो पहले ही हमने आपको सारी बता दी है कि ब्लड का कितना होगा, हीमोग्लोबिन का कितना होगा, और इनके जितने भी पार्ट्स होते हैं ब्लड के उनके सारे लिम्फो बताए थे हमने। तो यहाँ पर लिम्फोकाइनेस की जब बात की थी तो हमने बताया था कि 20,000 से 80,000 डाल्टन जो है ये माना जाता है किसका? लिम्फोकाइनेस का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हैव अ लॉन्ग स्पैन। अब जिनको मालूम होगा कि जो लिम्फोसाइट हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है।
पहला प्रकार को हमने बोला टी लिम्फोसाइट, दूसरे प्रकार को हमने बोला बी लिम्फोसाइट। ये आइडिया जिसको है वही क्वेश्चन को कर सकता है। अब टी लिम्फोसाइट की बात की जाए तो जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है, ये जो दोनों हैं ये हमारे बोन मेरो से प्रोड्यूस होंगे, पहली बात। उसके बाद टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट इसीलिए पड़ा क्योंकि बोन मेरो से तो दोनों बने, पैदा हुए, प्रोड्यूस हुए, पर ये थाइमस में जाके मैच्योर होता है तो इसको टी लिम्फोसाइट बोल दिया। और बी लिम्फोसाइट हमारे बोन मेरो में ही मैच्योर हो जाते हैं तो इसको बी लिम्फोसाइट हमने कह दिया। आगे बात आती है कि जो टी लिम्फोसाइट है ये 80% जो है वो सर्कुलेट होता है, मतलब 80% तक यहाँ होता है। किसके? बी लिम्फोसाइट के। बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये 20% तक होता है, दोनों का परसेंटेज अगर देखा जाए टोटल लिम्फोसाइट में, है ना। तो 80% टी लिम्फोसाइट और बात की जाए बी लिम्फोसाइट तो 20%। दोनों प्रोड्यूस होंगे बोन मेरो से। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होगा और बी लिम्फोसाइट हमारे बोन मेरो में मैच्योर होगा। तो यहीं पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग लाइफ की भी बात की जाए तो टी लिम्फोसाइट जिसका ज़्यादा प्रतिशत वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लैंक % ऑफ सर्कुलेट लिम्फोसाइट टी टाइप का जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो कितना प्रतिशत तक बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, 80% तक। ठीक है, तो 80% कहाँ गया हमारा, 80% ये रहा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चंस है, अब आप सवाल के जो है कमेंट्स बॉक्स में वीडियो देखने के बाद आप बताएंगे कि जो लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट ये कहाँ पर मैच्योर होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द NaCl हैज हाइपोटोनिक प्रॉपर्टी ऑफ RBC, कि जो आपकी RBC होती है उसमें NaCl की जो मात्राएं होती है, जब आप हेपेरिन में सैंपल लिया जाता है तो वहाँ पर ऑस्मोटिक फैसिलिटी देखी जाती है। तो हाइपरटोनिक प्रॉपर्टी उसकी कब होगी, यहाँ पर अपने को बताना है RBC की। तो उसमें 0.85% जब NaCl होगा तब होगा, या फिर इतना या फिर इतना। तो देखिए यहाँ इतने में काम नहीं चलेगा। अगर RBC में अच्छी खासी NaCl की मात्रा होगी तो वही वह हाइपरटोनिक प्रॉपर्टी रखेगा। कौन? हमारी RBC, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज कॉल्ड। अब आपका जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस टर्मिनोलॉजी को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ल्यूकोपोइसिस कहेंगे, मोनोपोइसिस कहेंगे, लिम्फोपोइसिस कहेंगे, या फिर ऑल। तो जब भी RBC की प्रोडक्शन की बात आती है, तो उस कंडीशन को हम नॉर्मली कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। क्लियर है? चलिए अब इस प्रकार की जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि कौन सी प्रतिरक्षा जो दवाई है वो टी लिम्फोसाइट की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है या फिर खराब करती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बी फार्मेसी के क्वेश्चन है, पर एक बार जो DSSB के एग्जाम में लैब टेक्नीशियन के इसमें पूछ लिया था, तो हमने भी सोचा कि हम भी शामिल करा के क्वेश्चन को भी हाथों हाथ सॉल्व करवा दे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें एंजाथाइनोप्राइम और साइक्लोस्पोनिन जो ए है, ये दोनों जो दवाएं हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र को खराब करती है हमारी कौन सी, टी लिम्फोसाइट की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि जब आए तो आपसे क्वेश्चन भी हाथों हाथ बन जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ टी लिम्फोसाइट हैव बीन आइडेंटिफाइड। टी लिम्फोसाइट के कितने उपसमूह की पहचान की जा चुकी है?
तो अभी हमने बताया था कि टी लिम्फोसाइट कौन कौन सी होता है हमारी, टी लिम्फोसाइट कौन कौन सी होगी बताए, 2 होती है ना हमारी। तो ये 2 टी लिम्फोसाइट की अभी तक जो है पहचान हो चुकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच लिम्फोसाइट स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट रिएक्टिविटी एंड एक्टिवेट माइक्रोफाज। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में समझते हैं। कौन सा लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट प्रतिक्रियाशीलता को उत्तेजित करता है और माइक्रोफेज को सक्रिय करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये बताना है कि जो आपका लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट, तो उसकी कार्यशीलता को उत्तेजित करता है, उस माइक्रोफेज का नाम बता देना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें आप टी हेल्पर सेल आप लगा के आ जाइएगा, ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट की कार्य करने की शक्ति को उत्तेजित करने वाला कौन होगा, टी हेल्पर सेल होगा। ठीक है, हेल्पर तो होगा ही, तो बी की सहायता करेगा कौन, टी करेगा, क्योंकि बी की सहायता नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तेजित कौन करेगा, टी हेल्पर सेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि किस प्रकार की कोशिका मुख्य रूप से विलंबित संवेदनशील होगी। तो कौन सी कोशिका अत्यधिक संवेदनशील होगी, वो टी होगी, बी होगी, मोनोसाइट होगा या फिर न्यूट्रोफिल होगा। तो जो टी सेल है वो हमारी जो है वो अति संवेदनशील होगी। ठीक है, जो विलंबित संवेदनीकरण को संबंधित उससे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि सक्रिय टी कोशिकाओं द्वारा स्रावित घुलनशील लिम्फोसाइट को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब जिन्होंने पहली बार देखा उनको तो ये क्वेश्चन तुक्के लगाने के अलावा ज़्यादा इससे कुछ होगा नहीं। कि सक्रिय मतलब कि जो कोशिका हैं हमारी टी कोशिका वो सक्रिय है, मतलब वो कार्य करने के लिए इच्छित है। तो उनके द्वारा जो स्रावित घुलनशील लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो स्रावित होता है उसमें घुलनशील लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 देंगे, एक्सोटॉक्सिन, मोनोटॉक्सिन, लिम्फोटॉक्सिन या फिर एंटेरोटॉक्सिन। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस अगर हमको एग्जामों में दिखते हैं या फिर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों का जो करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है लिम्फोटॉक्सिन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के जो ल्यूकोसाइट हैं वे हल्के रंग है ना, उनका जो कलर है वो हल्के रंग लाल रंग के एंजियोक्लोरिन कण मौजूद होता है। तो कौन से ऐसे जो है ल्यूकोसाइट हैं है ना, जिनमें जो हल्का जो कलर होगा वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका होगा मोनोसाइट है ना। मोनोसाइट में आपको देखा होगा कि हल्का जो कलर इसमें आपको देखा जाता है। आप मोनोसाइट का परसेंटेज अगर पूछा जाता है WBC में, तो मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 2 से 8%। अगर इसका पूछा जाता है कि इसकी जो माइक्रोन डायमीटर कितना होता है, तो इसका जो डायमीटर होता है ये 16 से लेके 18 होता है, इसीलिए इसको लार्ज WBC कहा जाता है, यानी कि WBC की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच सेल इज प्रेजेंट इन द कूपर सेल इन द लिवर अलावर माइक्रोफेज ऑफ द। कौन सी कोशिका यकृत और वायु कोष्ठी माइक्रोफेज में कुकर कोशिकाओं के रूप में मौजूद होती है। तो जो भी माइक्रोफेज की बात आती है ब्लड में, तो वहाँ पर मोनोसाइट के अलावा कुछ आएगा नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, ब्लड में माइक्रोफेज की बात होती है तो वहाँ पर मोनोसाइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा आर सिंथेसाइड एंड सर्कुलेट। जो प्लाज्मा कोशिका संश्लेषण और उत्तेजित कहाँ होती है, मतलब उत्सर्जित उसका कहाँ होता है। तो जब भी प्लाज्मा सेल की बात आती है तो इसमें जो इनका सिंथेसाइज मतलब संश्लेषण और या उत्सर्जन सिक्रेशन ये होगा हमारा यूमिनोग्लोबिन में। कहाँ होगा, यूमिनोग्लोबिन में, किसका, प्लाज्मा सेल का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन मान लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ द ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट है उसका जो इम्पोर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्सिन भी होगा, एल्कलाइन फॉस्फेट भी होगा, एसिड फॉस्फेट भी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इनको रटने के साथ याद भी करने को आपको होना चाहिए। तो आज तक के लिए तो इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। जो लोगों को चैनल पसंद आता है, जो लोग हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम इसमें 500 MCQs करने वाले हैं। इसके बाद आप कमेंट्स करिए कि हम डायरेक्ट हीमेटोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी करवाएं या फिर हिस्टोपैथोलॉजी के भी 500 MCQs करवाएं। तो जो आप कहेंगे कि उसकी एक बार बेसिक चीज़ें आप हिस्टोपैथोलॉजी के बता दीजिए, तो अपन वो स्टार्ट करके पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, डिकैल्सिफिकेशन, एम्बेडिंग और इसकी स्टेनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 से 4 क्लास हमारी हो जाएगी, या उसके बाद फिर 500 MCQs अपन हिस्टोपैथोलॉजी के भी करेंगे। तो आपको बेसिक पढ़ना है या फिर MCQs लगाना है, आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर वो हिसाब से अपना आगे इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल।